आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार। किसे कहते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स? जैसे कि आपको पता है कि जो एक राज्य होता है, राज्य व्यक्तियों से मिलकर बना होता है ना। अगर हम अपनी राजनीति को उठाकर देखें, राजनीति के इतिहास को देखें, हम पास्ट में जाने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि सबसे प्राचीन जो दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने कहा कि सबसे छोटी इकाई, सबसे जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो इंसान यानी कि व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल भी, ह्यूमन बीइंग। तो व्यक्ति से क्या बना है? व्यक्ति से परिवार बना है, परिवार से कुटुंब बना है, कुटुंब या कबीला कह सकते हो आप, कबीला बना है, और कबीले से आपका समाज बना है, और समाज से राज्य बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है, व्यक्ति ही आधार है राज्य के निर्माण का। राज्य यहाँ पर जो हम बार बार वर्ड हम यूज़ करेंगे, स्टेट किस कंटेक्स्ट में हम यूज़ करेंगे? हमेशा देश के लिए ही, पॉलिटिकल साइंस की जो टर्म्स है उसमें एक नेशन को एड्रेस करने के लिए हम बार बार स्टेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टेट वर्ड का या राज्य शब्द का। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि व्यक्तियों ने जब इकट्ठा होकर एक समूह बनाया और समूह में नियम और कानूनों को इम्प्लीमेंट किया गया तो वही राज्य बन गया। ठीक है, इससे पहले समाज में सभी व्यक्ति रह रहे थे आराम से, लेकिन शांति व्यवस्था जो होती है ना वो नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं थे, पीस मेंटेन नहीं थी, हर कोई अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहा था। तो लोगों ने फिर क्या किया, सारों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सारे इकट्ठे हुए और नियम और कानूनों के आधार पर शासन चले और हम सब सुरक्षित महसूस करें, टू फील सिक्योर। तो उन्होंने क्या किया, राजा बनाया अपने में से, और राजा से ही, राजा ने जब नीतियाँ बनाई, पॉलिसी बनाई अपने शासन को चलाने के लिए, तो वहीं से ही स्टेट की जो कंसेप्ट है वो निकल कर आया। तो जाहिर सी बात है, जो स्टेट है, जो राज्य है, वो व्यक्तियों से बना है, और राज्य और व्यक्तियों के संबंध किस तरह के होने चाहिए, तो ये आज के समय में अगर हम बात करें तो बड़ी जटिल समस्या बन गई है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि राज्य अपनी शक्तियों का मिसयूज करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर लोगों के जो अधिकार हैं या लोगों का जो जीवन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में लोगों के जो लोगों का जीवन है वो सुरक्षित रह सके, इसीलिए ये कंसेप्ट निकल कर आया, क्या? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक नीड्स एंड नेसेसिटी दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग फॉर ऑल राउंडर डेवलपमेंट। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इतनी बेसिक नीड्स हैं हमारे लिए, इतनी ज़रूरी है कि उसके बिना हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। या हम यूँ कहें कि जो अधिकार है, अधिकार क्या है? हमारे अधिकार जो हमें प्राप्त होते हैं, जो हमारा ड्यू है, जो हमें देना बनता है सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से। ठीक है, तो इनके बिना एक व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, प्रोविज़न किया हुआ है हमारे संविधान में। मौलिक अधिकार यानी कि सबसे पहले अगर हम इसकी स्टार्टिंग देखें तो हमने ये अधिकार कहाँ से लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं? हम इंस्पायर हुए हैं कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स 1789 में, बिल ऑफ राइट्स नाम से मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये हमने प्रेरणा ली है। तो जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में भाग 3 में यानी कि पार्ट 3 में, और आर्टिकल 12 to 35 तक इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये आपको याद रखने चाहिए फैक्ट और फिगर। आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35 तक के अनुच्छेद में हमारे मौलिक अधिकारों का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है भाग 3 में। और मौलिक अधिकार जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके बिना एक व्यक्ति अपना पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता। ऑल राउंडर डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है। अब सर्वांगीण विकास किसे कहा जाएगा? ऑल द फील्ड्स, ऑल द स्पेयर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ऑल द स्पेयर्स कौन से हैं? आपका सामाजिक क्षेत्र यानी कि सोशली फील्ड, आपका आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिकली फील्ड, और आपका सांस्कृतिक क्षेत्र, आपका कल्चरली फील्ड, आपका व्यक्तिगत क्षेत्र इंडिविजुअली फील्ड। हर फील्ड में आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए जिससे आप अपने जीवन को आगे की तरफ ले जा सके, आप अपने जीवन को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकें। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को संविधान में रखने का पर्पस क्या रहा है?
वैसे तो आपके जो कंटेंट है आपका मेन यही है कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन ये इस तरह से भी आ सके कि मौलिक अधिकारों को क्यों संविधान में शामिल किया गया है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले संविधान में शामिल करने का सबसे बड़ा जो कारण था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस, कि हमने क्या देखा कि बहुत सारे देशों के संविधान हमने देखे और हमने देखा कि सभी देशों के संविधानों में एक परंपरा सी बन गई है। फॉर एग्जांपल फ्रांस का है, जापान का है, स्विट्जरलैंड का या चाइना का, इन सभी देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे में हमने भी क्या किया, हमने भी अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड किया कि हम भी अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करते हैं। ठीक है, एक ट्रेडिशन था जिसको हमने फॉलो किया, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन को हमने फॉलो किया। इसके अलावा अतीत का अनुभव यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस हमारे क्या कहते हैं कि जो भारत है, भारत एक ऐसा देश है जो एक लंबे समय से अंग्रेज़ों के अधीन रहा है, अंग्रेज़ों के गुलाम रहा है। तो ऐसे में भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने संविधान को बनाया, तो उसने क्या किया, वो वही असेंबली थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे टॉर्चर सहे थे, एक्सप्लॉयटेशन जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो ऐसे में वो चाहते थे कि जैसा हमारे साथ हुआ, हमारे जो राइट्स हैं पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिए गए हैं, हम जो हमारी सिटीजन होने के नाते भी, इस देश का सिटीजन होने के नाते भी हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले जनरेशन के साथ भी ऐसा हो और ऐसे आगे आने वाले फ्यूचर में भी कोई ऐसी सिस्टम या कोई ऐसी कंट्री आए कि हमारे देश को अपने अधीन कर ले, गुलाम कर ले। तो इसीलिए सबसे पहले मौलिक अधिकार होने ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में ये बात रखी गई, सबसे पहले मांग की गई कि मौलिक अधिकार होने चाहिए। और फिर नेहरू समिति यानी कि नेहरू कमेटी गठित की गई 1928 में, जिसमें प्रारूप तैयार किया गया था हमारे संविधान का। 1931 में मार्च में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को फिर उठाया गया। फिर वही मांग की गई कि जब तक मौलिक अधिकार नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। तो फाइनली जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, उसमें इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि हाँ, हमारे संविधान में हम क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों को भी स्थान देंगे, मौलिक अधिकारों के लिए भी प्रोविज़न होगा। और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, संविधान सभा के द्वारा एक उप समिति गठित की जाती है और मौलिक अधिकारों पर खुली चर्चा की जाती है कि हमें किस तरह के अधिकार चाहिए, क्योंकि हमने किस तरह की व्यवस्था स्थापित करनी थी, हमने लोकतंत्र, हमने डेमोक्रेसी अपने यहाँ पर एस्टेब्लिश करना था। तो डेमोक्रेसी तब तक नहीं अपने आप में फुलफिलमेंट, जो डिमांड्स फुलफिलमेंट करती जब तक कि हमारे यहाँ पर आप फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो इसीलिए क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो एक लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन हमने प्रेरित होकर कहाँ से लिया है, हमने यूएसए से लिया है। तो इसीलिए हमारे पास एक अतीत का अनुभव था, हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस थे कि मौलिक अधिकार अगर नहीं होंगे तो कोई भी हमारी ऊपर शासन कर सकता है या हमारी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है या हमें अपना अधीन बना सकता है, वटेवर। नेक्स्ट जो आपका है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द टेरेनी ऑफ द रूलिंग पार्टी, यानी कि सत्ता पक्ष के अत्याचारों से मुक्ति। अगर सपोज कीजिए कि अगर आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है तो सत्ता में जो पार्टी होती है, सत्ताधारी पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है, वो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कानून बनाए और जैसे मर्जी कानूनों के आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये मौलिक अधिकार, ये वो फंडामेंटल राइट्स है जो आपको पूरी तरह से सिक्योर फील कराते हैं। मोरओवर अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने की गारंटी हमें कौन दे रहा है, मौलिक अधिकारों को सिक्योर करने की गारंटी कौन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ पर प्रोविज़न है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर कर सकता है। आप अपील कीजिए तो आपके फंडामेंटल राइट्स सिक्योर होंगे, यानी कि कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी आपके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कि साइकोलॉजिकली रीज़न। साइकोलॉजी क्या कहती है, हमारी एक साइकोलॉजी होती है और यह साइकोलॉजिकल फीलिंग ये है कि अगर किसी आदमी को दबाने की कोशिश की जाए, सप्रेस करने की कोशिश की जाए तो वो और ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लेता है और ऐसे में दबाव, अंडर प्रेशर वो अपना पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाता। तो हमारी साइकोलॉजिकली इस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमें एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए, एक ऐसा फ्री एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हम अपना प्रॉपर क्या कर सकें,
डेवलपमेंट कर सकें, प्रॉपर हम ग्रो कर सकें। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक कारण भी रहा है कि जिसकी वजह से हमने फंडामेंटल राइट्स को अपनाया है, क्योंकि प्रकृति ने ही हमें स्वतंत्र पैदा किया, प्रकृति ने ही हमें स्वतंत्र पैदा किया है। तो इसीलिए तो वो स्वतंत्रता का अधिकार तो हम वैसे भी हमें प्राकृतिक रूप से मिला है, तो इसीलिए भी हमने मौलिक अधिकारों को संविधान में जगह दी, क्योंकि जहाँ मौलिक अधिकार संविधान में होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश का फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करा रहा है, तो उस देश के नागरिकों के चरित्र को उन्नत होने में और ज़्यादा सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट आपका है अल्पमतों के हितों की रक्षा, यानी कि सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्या होती है? व्हाट आर द माइनॉरिटीज़? यस भाई, माइनॉरिटी क्या होती है? अल्पमत या अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी संख्या कम हो, ऑब्वियस सी बात है। तो अब जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत की जो बात करें तो भारत एक इतना विशाल देश है जहाँ पर भले ही देश में संस्कृति का आधार एक ही है, लेकिन सभ्यता में अंतर आपको देखने को मिलेगा। सबका खान पान, सबकी वेशभूषा, सबका पहनावा, सबका रहन सहन, सबका बोलने चलने का तरीका पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आपको डिफर मिलेगा। तो ऐसे में कोई भी अल्पमत यानी कि जिसकी संख्या थोड़ी है वो बहुसंख्यक के यानी कि मेजोरिटी के अत्याचारों के दबाव में ना रहे, मेजोरिटी के अत्याचारों के हत्थे ना चढ़े। इसीलिए अल्पमत जो है अल्पसंख्यक है उनके हितों की रक्षा करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारतीय प्रजातंत्र के लिए आवश्यक इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो है ही हमारे यहाँ पर, और मैंने ये आपको बताया कि डेमोक्रेसी को फुली अगर आपने अचीव करना है, अटेन करना है, तो जब तक आपके यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं हो गए आप डेमोक्रेसी को अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का तो मीनिंग ही है गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जब हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम ह्यूमन बींग की बात करें, तो ह्यूमन बींग को जब तक आप कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दोगे जहाँ वो अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकें, तब तक आप डेमोक्रेसी की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये वो कारण थे जिसकी वजह से हमने फंडामेंटल राइट्स को अपने संविधान में जगह दी। ठीक है। अब क्या विशेषताएं हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की, क्या फीचर्स हैं, किस तरह के लक्षण हैं? सबसे पहले तो अगर हम बात करें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो काफ़ी क्या है, इलेबोरेट है और कॉम्प्लेक्स है, यानी कि विस्तृत और जटिल है। इलेबोरेट कैसे है? अगर हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 to 35 में, भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक इतना व्यापक वर्णन कर रखा है हमारे मौलिक अधिकारों का। एक एक अधिकार को बिल्कुल खुल के विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, तो इसीलिए काफ़ी इलेबोरेटेड है ये। दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स कैसे है? यानी कि कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में, जैसे कि आर्टिकल 12, 13, 33, 34 और 35 ये कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हैं, यानी कि ये लीगली प्रोविज़न्स के बारे में ही है। फंडामेंटल राइट अगर हम एक्चुअल में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो वो हमारे क्या है 14 से 32 तक, यानी कि 14 to 32 6 मौलिक अधिकार जो हमें मिले ना वो तो एक्चुअल में 14 to 32 है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि हमारे तो 12 to 35 है, तो ये क्या है? 12 में क्या है, 13 में क्या है, 33 में क्या है? तो ये हमारे लीगल प्रोविजंस है कि हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से आए। सबसे पहले स्टेट को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, फिर मौलिक अधिकार न्याय संगत है कैसे है, मौलिक अधिकारों को सेफ कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर रखी है। तो इसलिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या है इलेबोरेटेड है प्लस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सरकार तथा सरकारी संस्थाओं पर प्रतिबंध का नाम क्या है? मौलिक अधिकार। यानी मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन करता है किसके ऊपर? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के ऊपर। गवर्नमेंट जितनी भी अथॉरिटीज़ है, यानी कि कोई भी सरकारी जो है अधिकारी है या संस्था है, अगर आपके मौलिक अधिकारों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे तो ये उन सब पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है। कौन सी संस्थाएं, चाहे वो केंद्रीय स्तर की संस्थाएं हो, चाहे वो आपकी प्रांतीय स्तर की संस्थाएं हो। इसमें इन संस्थाओं में जिला बोर्ड, म्यूनिसिपल कमेटी और ग्राम पंचायतें ये तक भी शामिल है। अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति, पूरा देश हमने इकाइयों में बांट रखा है, तो कोई भारत देश के अंतर्गत आने वाली सीमा में कोई भी अधिकारी, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके हमारे अधिकारों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे तो वो उसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध हमारे अधिकार लगाते हैं। कहने का मतलब कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट है आपका अधिकार निरंकुश नहीं है, यानी कि राइट्स आर नॉट
एब्सोल्यूट। ये क्या है कि हमें जो अधिकार मिले हुए हैं वो हमें प्रतिबंधों के साथ मिले हुए हैं। जो राइट्स हैं, राइट्स आर प्रोवाइड विद द लिमिटेशन। हमें ऐसे ही कोई राइट्स नहीं मिले। मान लो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुलेआम जैसे मर्जी घूमो, ठीक है। आपको भाषण देने की स्वतंत्रता, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप देश की एकता और अखंडता को ध्यान में ही ना रखो और आप कुछ भी मर्जी किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग करो, ऐसा नहीं है। हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, बट उनके साथ हमें कुछ लिमिटेशंस भी प्रोवाइड की गई है। यानी कि आपको फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड फॉर्म में मिले हैं कि आपको समानता का अधिकार मिला है, उसके साथ लिमिटेशन है कि आप समान हो, आपको समानता का अधिकार है, आप बराबर हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के साथ भेदभाव करोगे। आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, 6 प्रकार की आपको आज़ादी मिली हुई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस आज़ादी का दुरुपयोग करोगे, ठीक है। समझ आया? तो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे किसके साथ मिले हुए हैं? आपको लिमिटेशंस के साथ मिले हुए हैं। इसीलिए अधिकारों को हम क्या कहते हैं? ये निरंकुश नहीं है, इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर अंकुश है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है नागरिकों तथा विदेशियों में अंतर। अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें एक मेन जो वो रखा गया है वो क्या है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सभी को, यानी कि विदेशियों को नहीं मिले हुए, कुछ अधिकार सिर्फ हमारे भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं। भारत का नागरिक होने के नाते उनको प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कानून के सामने समानता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकार तो प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए हैं, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो विदेशी हो। लेकिन जो भाषण देने की स्वतंत्रता है या एकत्र होने की स्वतंत्रता है, ऐसे अधिकार हमने फॉरेनर को नहीं दिए, क्योंकि हमारा देश तो इतना विशाल देश है, सभी तरह के लोग यहाँ पे फॉरेनर भी रह ही रहे हैं। लेकिन एक क्राइटेरिया निश्चित किया गया कि जो हमारा सिटीजन होगा, हमारे देश का सिटीजन होगा, उसको फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं वो सभी तरह के हैं। लेकिन जो विदेशी है उसके लिए कुछ लिमिटेशंस लगा रखे हैं, ठीक है, क्योंकि देश के संविधानों के अंतर्गत विदेशियों को ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किए जाते, जैसे भाषण देने का या एकत्र होने का, क्योंकि वो एक देश की एकता और अखंडता को लेकर बात हो जाती है। जब यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात आती है तो हम देश की सुरक्षा को सबसे प्रायोरिटी पर रखते हैं, तो ऐसे में हमने इसीलिए प्रोविज़न कर रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है संविधान के अतिरिक्त और अधिकारों का ना होना। अब हमारे संविधान की क्या विशेषता है? क्यों हमने ये बात बोली? क्योंकि अमेरिका जो है ना, अमेरिका के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भी है और उसके अलावा संविधान में अमेंडमेंट करके भी कुछ नए अधिकार उनको अलग से दे दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा रहा है, जिस तरह के मौलिक अधिकार, अगर 6 मौलिक अधिकार है तो 6 ही मिलेंगे हमें, 7 नहीं मिलेंगे। तो जितने मौलिक अधिकार हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा रहा है, हमें सिर्फ वही मिलेंगे, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है साधारण व्यक्ति और संस्थाओं पर भी इसका प्रभाव होना। इफेक्ट ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं है, वो गैर सरकारी संस्था और व्यक्ति पर भी अपना उतना ही प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल छुआछूत को या अस्पृश्यता को हमने क्या कर रखा है, एक वो दे रखा है कि आर्टिकल 17 में जो छुआछूत की मनाही कर रखी है, जो कहते हैं ना कि छूना पाप है, किस तरह का है, जाति प्रथा के आधार पर वटएवर, तो उसको हमने असंवैधानिक घोषित कर रखा है कि ये सही नहीं है, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन करने की कोशिश की गई है, छुआछूत की मनाही कर रखी है। तो आर्टिकल 17 ये कहता है कि केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में नहीं एप्लीकेबल है ओनली, ये अगर कोई भी कहीं भी, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अगर इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो उसको दंडनीय ही माना जाएगा और उसके लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। समझ आया? तो वहाँ छुआछूत के व्यवहार की अगर हम बात करें अपनाने पर, चाहे गैर सरकारी व्यक्ति है चाहे आपकी संस्था है, उन सबको दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ राइट्स। हमारे क्या अधिकार निलंबित भी हो जाते हैं, यानी कि सस्पेंड हो सकते हैं? बताइए, हो सकते हैं नहीं हो सकते? हमें जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं केवल साधारण परिस्थितियों में ही दिए जा सकते हैं, उन्हें आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। कौन कौन से अनुच्छेद को छोड़कर? आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो प्रदान की गई स्वतंत्रता है वो तो पूरी तरह से स्थगित की जाती है, और अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जीवन और निजी स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार। सिर्फ इसको छोड़कर हमारे सारे मौलिक अधिकार सस्पेंडेड किए जा सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी,
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो जब इमरजेंसी लगती है, चाहे किसी भी तरह की, आर्टिकल 352 लगता है, 356 लगता है, 360 लगता है, इस दौरान हमारे सारे मौलिक अधिकार भंग हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट किसको, आर्टिकल 21 को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि हमारे संविधान के अंतर्गत संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाले जो चैप्टर है उसमें वो चेंजेस ला सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, और इसके लिए उसे राज्यों की विधानसभाओं की भी ज़रूरत नहीं है स्वीकृति की। अपने 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदन अपने अपने 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकती है। ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट आपका नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स। संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोनों प्रकार के हैं। नकारात्मक क्या होते हैं और सकारात्मक क्या होते हैं? नकारात्मक का मतलब होता है नेगेटिव, जो निषेध करते हैं, जो रोकते हैं, जो मना करते हैं, जो सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं। और सकारात्मक कौन से होते हैं? सकारात्मक जो सरकार को, जो आपको प्रोविजंस प्रोवाइड कराते हैं, आपको लिबर्टी देते हैं। जैसे कि आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 17 की बात करें, अनुच्छेद 15 है, 16 है, 17 है, ये क्या है? ये आपको नकारात्मक प्रवृत्ति में आते हैं कि आपको जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना, छुआछूत की मनाही है ना। और जैसे आर्टिकल 18 है, वो क्या है? सरकार को वो शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों के तरह किसी भी तरह की उपाधि देने की मनाही करता है। और ऐसे ही सकारात्मक क्षेत्र में क्या आएगा आपका? छुआछूत को समाप्त करना, कि ये नहीं करनी है। समझ आया? तो इसमें क्या है कि सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए सकारात्मक अधिकार प्रदान किया गया है। कोई भी काम करने की आज़ादी आपको प्रोवाइड की गई है, वो भी सकारात्मक है। नेक्स्ट आपका है राइट्स आर जस्टिफिकेबल, यानी कि राइट्स को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई का मतलब कि क्या अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति है? क्या अगर कोई हमारे अधिकारों को वॉयलेट करने की कोशिश करे तो हम क्या कानून का सहारा ले सकते हैं? ले सकते हैं, नहीं ले सकते? यस ऑफ कोर्स। हमारे जो संविधान में व्यवस्था की गई है मौलिक अधिकारों की, पूरी तरह से जस्टिफिकेबल है। सिर्फ घोषणा नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, ये इनको सुरक्षित करने के लिए बाकायदा जो 6th आपका फंडामेंटल राइट्स है, कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत अगर कोई आपके किसी भी अधिकार को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो अपने अधिकारों की मांग के लिए। ठीक है, फिर आपके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विशेष प्रोविज़न क्या है? स्पेशल प्रोविज़न क्या है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में आप क्या करोगे? उचित विधि के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आपको ये एश्योरिटी देता है कि आपके अधिकारों को आपको दोबारा दिलाएगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स इशू कर सकता है। कौन कौन से रिट्स हैं? हैबियस कार्पस रिट, मैंडामेंस रिट, और आपका रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ कोवेरेंटो, ये जारी करने का अधिकार है। अब ये रिट क्या है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी कि किसे कहा जाता है। उसके बाद है सशस्त्र सेनाओं के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। यस, आर्टिकल 33 क्या कहता है कि भारतीय संसद को ये अधिकार है कि जो सशस्त्र सेनाएं हैं, आर्म्ड फोर्सेस आपकी हैं। आर्म्ड फोर्सेस कौन सी होती है? आर्म्ड फोर्सेस, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो अगर वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने की कोशिश करे जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में आ जाए, तो ऐसे में अनुशासन को बनाए रखने के लिए उनके भी मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, उनको भी लिमिटेड किया जा सकता है, इवन कि उनके मौलिक अधिकारों को समाप्त भी कर सकती है। ये संसद को अधिकार है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। करा दूँ? चलो जी, आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।